नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से सभी जुड़े हुए सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की होगी, जहां पर जबरदस्त तेजी का मूड आज दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो 54,700 से ऊपर कारोबार फिलहाल कर रहा है, 725 के आसपास है, करीब करीब 500 रुपए की मजबूती यहां पर दिख रही है। चांदी की बात करें तो 69,000 के ऊपर टिक गई है। भाविक जी, क्या लग रहा है यहां पर क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में? क्या गोल्ड दिसंबर के महीने में ही नया रिकॉर्ड बना रहेगा क्या एमसीएक्स पर? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए अभी वैसे भी हॉलीडे सीजन इज राउंड द कॉर्नर, तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत वॉल्यूम जो है वो भी कम रहती है, और जब भी वॉल्यूम कम रहती है तब यूजुअली ऐसे बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। और आई थिंक यही आज बड़े मूव्स देखने को मिले। हालांकि आज मॉर्निंग में जो बैंक ऑफ जापान का जो आया था उसके बाद से अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स वापस से वीक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। और काफी टाइम के बाद अगर हम देखें तो हेज फंड की जो पोजीशन है वो लॉन्ग हो रही है आफ्टर वीक्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अगर हेज फंड की पोजीशन देखें तो नियरली लास्ट वीक से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नए ऐड किए हैं। शॉर्ट की पोजीशन अगर देखें तो 3500 नियरली कम किए हुए हैं, और अगर देखें तो मिड अगस्त से सबसे ज्यादा अभी बाय की पोजीशन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे जाके भी हमें अगर देखें तो तेजी बेकरार बरकरार ही रहेगी। तो आई थिंक ईयर एंड के पहले हमें एटलीस्ट 55,500 55,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब बात कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं, उनके सवाल भी लेना ज़रूरी है। राजेश है फरीदाबाद से, कच्चे तेल पर इनका सवाल है। कच्चे तेल का 6,200 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने लिया है 326 रुपये में, 6,000 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने लिया है 220 रुपये में। भाविक जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये ट्रेड इनकी सही है? इनको फ़ायदा हो गया पुट में बने रहने पर? देखिए मुझे अभी लग रहा है कि अभी भी कॉल ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और तेजी हो सकती है, क्योंकि जो भी नेगेटिव फैक्टर्स क्रूड के थे वो मुझे लग रहा है कि फिनिश होगा और यहाँ से पॉजिटिव ही दिखेगा। अनलेस एंड अनटिल ज्यादा रिसेशन आता है तो ही क्रूड या कच्चे तेल है उसमें दबाव दिखने को मिलेगा। तो आई वुड से कि वो जो आपकी पुट की पोजीशन है वो निकाल दीजिए। इनफैक्ट इंट्राडे या पोजिशनली भी मेरी रिकमेंडेशन 6400 के जो कॉल है वही 17 जनवरी के वही बाय करने के रिकमेंडेशन है, तो वो पुट में से निकल के एक बार कॉल में चले जा सकते हैं। अगले दर्शक है एसके बंसल है ग्वालियर से। लेड इन्होंने खरीदा है 187 रुपए 50 पैसे पे। अब पूछ रहे हैं कि क्या 195 रुपए हो जाएगा क्या? भाविक, क्या लग रहा है आपको, 195 रुपए लेड में संभव है क्या? देखिए बाकी सारे बेस मेटल्स के कंपैरेटिवली लेड में बहुत काफी कम वॉलेटिलिटी है, और जो रेंज भी है वो भी काफी कम है। तो मुझे लग रहा है कि वो 187 के स्टॉप लॉस से बने रही है, और नीचे वापस 185 से 184 के 80 के करीब आता है तो उनकी पोजीशन जो है वो कवर कर सकते हैं। बाकी लेड में भी मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। ओवरऑल आई थिंक 186.50 से 184.50 की रेंज ही लग रही है। अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से। सिल्वर मिनी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 64,000 रुपए में। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए, फंस गए हैं, फरवरी तक का इनके पास टाइम है। भाभी, क्या सलाह देंगे इनको, नीरज को? देखिए सिल्वर में आज भी हमने तेजी देखने को मिली है, और ओवरऑल भी अगर ट्रेंड देखें तो काफी अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड है। तो अगर हो सके तो वो पोजीशन निकाल दे, या तो फिर आई वुड सजेस्ट कि एक बार 70,000 का जो 28 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पोजीशन उसके स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर वापस नीचे आता है अराउंड 67,700 तो पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि अभी भी तेजी ही लग रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इतनी प्राइस खींची हुई है तो थोड़ा बहुत पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है। तो पुल बैक भी मुझे लग रहा है कि अराउंड 67,200 के करीब आ सकता है, तो वहां पे आए तो निकल जाइए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिएगा 70,000 का। देव है महाराष्ट्र से। कॉटन में क्या लग रहा है, किस तरह का फ्यूचर्स कॉटन का दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको कॉटन में, भाविक? देखिए कॉटन
में अभी नया कॉन्ट्रैक्ट आने को अभी टाइम है। आई थिंक नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है तो हमें एमसीएक्स में दिखने को मिलेगा, पर अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट के ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखें तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में अभी बहुत प्राइसेस डाउन नहीं जाएंगे, एक रेंज में ही बन चुका है 30,000 से 32,000। तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे लग रहा है कि यही रेंज में ट्रेड करेगा, 30,000 से 32,000 के बीच में। ओके, चलिए, लेकिन एक कॉटन को लेकर ही एक एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है कि कॉटन का नया कॉन्ट्रैक्ट जल्द लॉन्च हो सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट पर आज अहम बैठक चल रही है और 5 बजे ये बैठक खत्म हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जनवरी से नए कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी। दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पर, अब उसमें तो अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। नए कॉन्ट्रैक्ट का अब इंतजार हो रहा है मार्केट में और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी राय ली जा चुकी है। अब उस पर आखिरी बैठक चल रही है। जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये एक एक्सक्लूसिव खबर, सोर्सेस के हवाले से ये खबर हमारे पास आई है। चलिए, लेकिन कॉटन को लेकर एक और अहम खबर है जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई है कि कॉटन उत्पादन का जो उनका पुराना अनुमान था उसमें इन्होंने 4.25 लाख गांठ कम कर दिया है। अब नया उत्पादन का अनुमान इनका है 339 लाख 0.75 लाख गांठ का। क्यों कम हो रहा है इनका उत्पादन अनुमान, इस पर बात करने के लिए अरुण शेख सरिया साहब है हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, क्या लग रहा है? आपने तो अभी कहा था कि आप गुजरात में ग्राउंड पर विजिट किए थे, काफी बेहतर उत्पादन की संभावना लग रही है, यील्ड भी वहां पर बेहतर है, लेकिन सीआई तो फिर से उत्पादन अनुमान लगातार कम किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है सर? देखिए, जहां तक उत्पादन का सवाल है, गुजरात के अंदर कोई कारण नहीं है उत्पादन कमती होने का। गुजरात के अंदर कम से कम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट वीक भी कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 8 लाख 8 से नीचे की होने की संभावना कमती है। अभी एज एन एसोसिएशन अपने जो नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स जो आते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर दे कीप अ मार्जिन ऑफ द नंबर्स, बिकॉज लास्ट 2 साल से ऐसा मानना जा रहा है कि 360 का नंबर था और पीछे 305 की क्रॉप हुई है। तो एसोसिएशन डजंट वांट टू बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन, और ट्रेड को भी पीछे एक बैलेंस व्यू दे रहे हैं। बट जो क्रॉप कमती करी है वो कर्नाटका में कमती करी है, थोड़ा तेलंगाना में कमती करी है, जो हर साल आंध्र में कमती करी है, जो हर साल ऐसे ही होता है कि शुरुआत में नंबर्स अच्छे आते हैं, पीछे बाद में आउटटर्न का तो किसके हाथ में नहीं है ना जी शिवम जी। तो आउटटर्न इज लोअर इन सम एरियाज बिकॉज बरसात भी हुई थी वहां पे, तो उसके कारण से उत्पादन वहां पे कमती किया गया है। बट बढ़ने की संभावना खाली 2 स्टेट में है, वन इज महाराष्ट्र, वन इज गुजरात एंड टू सम एक्सटेंट तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो हमारे पास समाचार आया है वो समाचार काफी पॉजिटिव ही आया है। तो 3 स्टेट के अंदर बढ़ने की संभावना पूरी है। ओके सर, तो ये जो इनका 339 लाख गांठ का नया अनुमान है, क्या इस उत्पादन के नंबर से आप सहमत हैं क्या? सर ये देखिए, 339 का जो नंबर है, ये मेरे हिसाब से एसोसिएशन का नंबर जो है ये बॉटम लाइन का नंबर है। अभी जैसे हर महीने जो मीटिंग होती है उसके अंदर जैसे मीटिंग होगी, तो मेरे हिसाब से हर महीने के अंदर करेक्शन होता रहेगा। तो इसको अपन बॉटम समझ, एक बार तो बॉटम समझ के काम करना चाहिए, उसको इससे कुछ ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं आ सकती क्रॉप। ओके, चलिए सर, अब आखिरी सवाल, एमसीएक्स कॉटन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च को लेकर आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सर? देखिए, आना तो चाहिए था अक्टूबर में भी नहीं आया, नवंबर में भी नहीं आया, और 1 महीने से सेबी में गया हुआ है प्रपोजल, उसके अंदर भी अभी तक कोई फीडबैक आया नहीं है। तो अभी बैठक की कोई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी बैठक, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी एमसीएक्स को लॉन्च करना है। अभी कोई बैठक जो कमिटी को करना था वो ऑलरेडी कमिटी ने कर दिया है। अभी सेबी से परमिशन आएगा, उसके बाद एमसीएक्स को लॉन्च करने का है। एमसीएक्स को उसका पूरा डिफरेंस बताने का कि क्या है क्या नहीं है, तो चेंजेस काफी है इसके अंदर, एंड वो चेंजेस अभी मार्केट एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं, मार्केट के अंदर उसका सहमति मिलेगी कि नहीं, वो देखने की बात है। बट दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए तो जिसके पास भी माल पड़ा था उसके अंदर सब लोग को नुकसान ही है, कोई नफा वाली बात नहीं है हेजिंग के बाद भी। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है एग्री मार्केट पर ही बात करने के लिए। राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑरिगो कमोडिटीज़ के। राजीव जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो सर आपको बधाई कि ग्लोब ऑयल 2022 में आपको ऑरिगो को इमर्जिंग लीडरशिप इन फूड एंड फीड ग्रेन्स में मिला, सबसे पहले उसके लिए बधाई। सर, ग्लोब ऑयल एक अहम
इवेंट था जिस इवेंट में पूरी दुनिया के लोग आते हैं और उसमें इस बात की चर्चा होती है कि खाने के तेल का मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह भाव की दिशा हो सकती है। क्या लग रहा है सर, किस तरह डिमांड सिनेरियो ग्लोबली क्या रहेगा और डोमेस्टिक लेवल पे क्या रहेगा? देखो, दो तीन चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो इस साल जो सीपीओ के हाईएस्ट इंपोर्ट्स के नंबर्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं और उसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि सोया काफी कम इंपोर्ट हुआ है। वहां पे प्राइस डिफरेंशियल और ड्यूटी डिफरेंशियल की वजह से सीपीओ का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा अगर आप सेकंड चीज देखें कि मस्टर्ड की सोइंग बहुत अच्छी है, विच इज अबाउट 8.3% ईयर ऑन ईयर हम आगे चल रहे हैं और अभी तक 90 लाख हेक्टेयर्स की सोइंग हो चुकी है। और फसल अभी जो नॉर्थ में, जैसे मैं अभी दिल्ली से आपके शो में बैठा हूँ, अभी टेम्परेचर्स भी नीचे जाने लग गए हैं, जो मस्टर्ड की क्रॉप की सोइंग के लिए और अच्छी क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। तो मौसम अभी तक पूर्ण रूप से साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं प्राइसेस अब थोड़े से नरमी की तरफ ही बने रहेंगे। मस्टर्ड की बात हो गई, मस्टर्ड के अलावा गेहूं भी एक अहम कमोडिटी है और हालांकि बुआई के नंबर जिस तरह से शुरुआत में दिख रहे थे अब धीरे धीरे पिछले साल के आसपास के ही हैं और अब तक के जो डेटा है वो पिछले साल से सिर्फ 3% ही ज़्यादा है। लेकिन मौसम को लेकर सर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। हो सकता है कि तापमान वापस से गर्म हो जाए, यील्ड को लेकर चिंता है। आप लोगों का शुरुआती आकलन क्या है, क्या उम्मीद लग रही है, किस तरह के उत्पादन नंबर रहेंगे गेहूं के इस साल? सर, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन तो ये कि जो आप 3% एकरेजेस आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मेरा पर्सनली मानना यह है कि किसी ना किसी स्टेट्स का डाटा मिस हुआ है। अगले वीक तक मुझे फिर वापस लगता है कि ये नंबर 10% 11% की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे हमारे को। कुछ स्टेट्स का डाटा शायद इस बार गवर्नमेंट की तरफ से मिस हुआ है, इसकी वजह से 3% दिख रहा है। ये हमारा पर्सनल अनुमान है। अगर क्रॉप जिस तरीके से अभी दिख रही है तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जो क्रॉप का नंबर था वो 97 मिलियन टन था और आने वाली क्रॉप की जो हम बात कर रहे हैं कम से कम anywhere between 10 to 13% increase we are expecting. So my initial estimates for the production numbers of wheat would be around 110 अगर मौसम ने साथ दिया और इसी प्रकार से क्रॉप आगे बढ़ती रही। सर एक सवाल भी है गेहूं को लेकर, एक दर्शक है वो जानना चाह रहे थे कि जनवरी अंत तक के लिए प्राइस आउटलुक क्या है। हालांकि एज ए एनालिस्ट नहीं, एज ए ग्राउंड एक्सपर्ट्स, एज ए एग्री एक्सपर्ट, आपका व्यू क्या है? जनवरी तक का प्राइस ट्रेंड किस तरह का रह सकता है ताकि इनको एक लीड मिल जाए आपसे? प्राइसेस अभी भी कुछ दिनों के लिए और फर्म बने रहेंगे। भाव टूटना कब चालू होंगे? जब सबको फसल अच्छे से खड़ी दिख जाएगी, उसी टाइम में बेरिश का थोड़ा बहुत ट्रेंड बनेगा। अभी भी जो गेहूं है वो 29 रुपए 30 रुपए पर केजी की अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये 31 की तरफ ही बढ़ सकता है और शॉर्ट टर्म बेसिस। और जब हम जैसे जैसे क्रॉप के और नजदीक जाएंगे तब क्योंकि सबको विश्वास हो जाएगा कि हाँ 110 मिलियन टन की क्रॉप आने के कगार पे है, उसी टाइम से हमारे को गेहूं के प्राइसेस में थोड़ी नम्रता देखने को मिलेगी। ओके सर, अब मक्के की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सुस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दबाव भी देखने को मिलता है, लेकिन इन डोमेस्टिक मार्केट में मेज में जबरदस्त तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी और आगे कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गेहूं की कीमतों को, मक्के की कीमतों को आगे भी ड्राइव करते रहेंगे? अभी भी मक्का में टचवुड एक्सपोर्ट की डिमांड बनी हुई है। मार्केट में काफी सारे रूमर्स थे, जैसे हमने पिछले शो में आपके भी डिस्कस किया था कि क्लिफमा ने भी लिखा है, उनको स्टार्च इंडस्ट्री ने भी लिखा है कि मक्का के ऊपर बैन कर दीजिए। अगर बैन होता है तो वापस भाव टूटकर एमएसपी से नीचे चले जाएंगे, वो शायद किसानों के लिए अच्छा ना हो। तो मेरा तो यही रहेगा कि अभी फिलहाल बैन की कोई इतनी आवश्यकता नहीं दिख रही है। मक्का के प्राइसेस अभी तो थोड़े से फर्म बने रहेंगे बिकॉज एक्सपोर्ट में हमारे को सपोर्ट दिख रहा है, काफी सारा अट्रैक्शन है काकीनाडा से एक्सपोर्ट में विशाखापट्टनम की तरफ, तो और इवन थोड़ा बहुत कांडला से भी हमारे को एक्सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये एक्सपोर्ट्स चलता रहेगा तो प्राइसेस फर्म ही रहेंगे। बट इसमें एक अच्छी खबर ये है कि रबी क्रॉप की एकरेजेस सिग्निफिकेंटली पिछले साल से ऊपर आई है, कम से कम 10 से 11% ऊपर चल रही है, which means we might see an all-time high rabi crop of maize. So that's a good news coming up from the farm side in terms of the sowing numbers of rabi maize crop. फिर ऐसे में तो एक्सपोर्ट बैन करना किसानों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि अगर
जब बम्पर क्रॉप होगा, अगर ऐसे में एक्सपोर्ट बैन किया जाए तो किसानों को तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा। तो आपने सही कहा कि यहाँ पर बैन करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इंडस्ट्री की तरफ से कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री वगैरह, स्टार्च इंडस्ट्री, उनकी तरफ से डिमांड ज़रूर हो रही है, लेकिन किसानों के हक की बात ये नहीं है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और एक बार फिर से आपको बधाई उस अवार्ड के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलिए वापस लौटते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हमारे पास है। प्रशांत है आसनसोल से, जिंक और नेचुरल गैस के बारे में जानना चाह रहे हैं। जिगर, आपसे अभी तक बात नहीं हुई थी, आप बताइए जिंक और नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे उनको, प्रशांत को आप? अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिंक में थोड़ी सी एक रिकवरी आ सकती है और हमने काफी हायर लेवल से करेक्शन देखा था, बट मुझे लगता है कि प्राइस अब थोड़ा बहुत बेस बना रहा है और एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 271 के करीब एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 269 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 276 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं और तो निचले स्तरों पे खरीदारी करें जिंक में। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 500 के नीचे का लेवल है सस्टेन करता है, तब तक तो बायस जो है वो नेचुरल गैस का साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स फ्यूचर्स प्राइसेस में एक बार 460 450 के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बट जो मेरा व्यू रहेगा वो ऑप्शंस पे एक स्ट्रेटेजी लेना ज्यादा बेटर लगता है। 480 का पुट ऑप्शन अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो तकरीबन 20 रुपए के करीब आता है, तो वहां खरीदे। 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 30 रुपए तक का मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है पुट ऑप्शन में 480 के। ओके, एक दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड में क्या करना चाहिए? जिगर, क्या करना चाहिए गोल्ड में? जिस तरह की तेजी आई है इसके बाद सही वाजिब सवाल है इन लोगों का कि अब क्या करें इन स्तरों पर। सी डेफिनेटली जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस इतने हायर लेवल्स पे है, तो नो डाउट थोड़ा एक क्वेश्चनेबल होता है कि और कहाँ और कितने ऊपर तक जाएगा। बट जिस तरह से मोमेंटम और प्राइसेस जो हायर लेवल्स पे अच्छे से होल्ड हो रहे हैं, आज हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में भी दोबारा से गिरावट आई थी और काफी सारे अनसर्टनिटीज अभी भी है, जिसकी वजह से हम सेफ्टी के जो बाइंग गोल्ड में अभी भी आता हुआ देख सकते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी बाई का है। बट अगेन जो खरीदारी का अगर जो ट्रेडर्स है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनको करंट मार्केट पे नहीं बट थोड़ा निचले स्तरों पे खरीदना चाहिए। 54,650 का लेवल मिले तो वहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स खरीदे। 54,500 का स्टॉप लगाया और 55,100 तक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म अपसाइड मिल सकता है। बट जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। एक छोटा सा करेक्शन जरूर मिलेगा, 54,000 के बिलो या 53,500 के लेवल तक आ सकता है। वहां पर पोजिशनल ट्रेडर्स एक बार दोबारा से एक्यूमुलेशन करने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है पीयूष है मथुरा से, उनका सवाल गोल्ड और सिल्वर पर है। भाविक क्या सलाह देंगे इनको, क्या किस तरह से ट्रेड करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? जिस तरह की तेजी आ गई है, किन स्तरों पे एंट्री करें और किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए? अब हाई प्राइसेस पे तो चेज करना रिकमेंड नहीं है, तो मैं भी वही कहूंगा कि थोड़ा डिप आता है अगर गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 54,550 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 54,950 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,250 का। चांदी की भी बात करें तो चांदी में थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिख रहा है। तो चांदी में मुझे लग रहा है कि अगर डिप आता है अराउंड 68,450 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 69,300 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 67,800 का। बट मैं रिकमेंड करूंगा दोनों सोने और चांदी में नहीं ट्रेड करें, एक ही में ट्रेड करें, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में हमने देखा है कि आज के दिन काफी तेजी दिख रही है। ओके, यानी एक ही में ट्रेड करें तो ज़्यादा आपके लिए रिस्क कम रहेगा, क्योंकि चाल बिल्कुल सिमिलर रहती, तो एक ही तरफ का रिस्क लेने से अच्छा कि एक ही में ट्रेड करें। चांदी पर आपका नजरिया क्या है? पीयूष आपसे भी जानना चाह रहे हैं जिगर। देखिए सिल्वर डेफिनेटली कल के फॉल के बाद एक अच्छी रिकवरी आई है। 1,700 रुपये ऑलरेडी तेजी में चल रहा है। तो जैसे मैंने गोल्ड में कहा, वैसे भी मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हल्की गिरावट पे खरीदारी का मौका जरूर ले सकते हैं। बट अगेन काफी वॉलेटिलिटी है, तो एक स्टिक स्टॉप लॉसेस फॉलो करें। मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 68,400 एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा और खरीदारी तकरीबन 68,700 800 के जोन में करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 69,500 400 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। बट यस, ओवरऑल ट्रेंड वाइज मुझे पॉजिटिव लगता है और मीडियम टर्म में सिल्वर गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म कर सकता है। यानी मीडियम टर्म में भी ये पॉजिटिव लग रहा है। इंट्राडे के लिए कॉल है, जो कॉल आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, इतनी तेज़ी के बाद एक करेक्शन भी देखने को मिलता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। अगले दर्शक हमारे साथ अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे के लिए जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भाविक एक बार अपनी कॉल फिर से दोहरा दे अनुज गुप्ता के लिए।
जी ज़रूर सर, जो फ़रवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 54,550 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं, 54,950 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,250 का। पवन है कानपुर से। एल्युमिनियम में आज क्या करना चाहिए जिगर? एल्युमिनियम में क्या करे पवन? सी एल्यूमिनियम में बाकी मेटल्स के साथ हल्की सी रिकवरी जरूर आई है, बट एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार वेट कर सकते हैं। 212 का लेवल है, ये काफी अच्छा ब्रेकआउट रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। अगर प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, तभी ही खरीदारी का मौका लेना चाहिए। अदरवाइज वेट करना चाहिए। हो सकता है कि ये लेवल अगर ब्रेक ना करे तो हमें दोबारा 208 से 207 का लेवल दिख सकता है। तो मैं सेलिंग की रिकमेंड नहीं दे रहा हूं, मैं कहूंगा कि वेट करे अभी। 212 के ब्रेकआउट पे बाई अबो की स्ट्रेटेजी बना चाहिए 215 217 के टारगेट के लिए। एक सवाल यश का है। इन्होंने 67,600 पे चांदी को शॉर्ट किया है। 2 महीने का वक्त है इनके पास, क्या करना चाहिए जिगर? वेट करेंगे तो क्या भाव देखने को मिलेगा क्या नीचे की तरफ 67,600 का? जी देखिए, सिल्वर में नो डाउट थोड़ा ट्रेंड तो अपसाइड का है, बट जिस तरह से रिसेंट मोमेंटम आया है, थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरबॉट जोन जरूर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट अगेन बिना स्टॉप्स के होल्ड नहीं करना है। मुझे लगता है कि तकरीबन 69,900 से लेके 70,300 इन रेंज के करीब एक बार इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि मीडियम टर्म में तो तेजी है, बट एक छोटा सा करेक्शन जरूर आ सकता है। तो आने वाले 8 से 10 दिनों में मुझे लगता है कि एक बार 68,500 या फिर 68,000 के बिलो भी आता है, तो वहां एक बार एग्जिट कर ले। दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। ये क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। भाभी कोई है क्या ऑप्शंस में कोई रणनीति? जी, ऑप्शन में 6400 का जो कॉल है 17 जान्युआरी का, जो करीब अराउंड 290 चल रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं 240 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 350 का। तो 6400 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं। ओके। प्रशांत के 2 सवाल कॉपर और क्रूड पर है। दोनों शॉर्ट पोजीशन है इनके पास। जिगर क्या करना चाहिए कॉपर में और क्रूड में? सी देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम अभी लग रहा है। तो कॉपर में एक बार शॉर्ट से एक बार एग्जिट करने को देखना चाहिए। प्राइसेस में अगर 708 या 707 तक भी गिरावट आती है तो वहां पर एक बार एग्जिट कर ले, ज्यादा खड़े नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 715 720 के लेवल्स एक बार कॉपर में दोबारा देख सकते हैं। और बाकी क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो बायस है वो थोड़ा पॉजिटिव है। 6220 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये 6430 6450 तक आ सकता है। तो क्रूड में भी थोड़े बहुत भी अगर करेक्शन आती है तो एग्जिट का मौका देखना चाहिए। प्रशांत का एक सवाल जीरे पे है। जीरे ने आज फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। 28,780 की ऊंचाई तक चला गया जीरा जनवरी वायदा। भाभी क्या सलाह देंगे जीरे में? इनको क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, पर बहुत प्राइसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी जो चाइना भी ओपन हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ सकती है, और हमें पता है कि इस बार यील्ड है जो काफी कम है, तो प्राइसेस अप ही जा रही है। बट आई थिंक ये बहुत ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो अगर हो सके तो ट्रेड ना ले, या तो अराउंड वापस 27,000 के करीब अगर आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं, बट इतने हाई प्राइस पे चेज मत कीजिए, और शॉर्ट अभी भी मत कीजिए। मेंथा ऑयल पे क्या सलाह देंगे प्रशांत को आप, भाविक? देखिए, मेहता ऑयल में अभी भी एक अच्छी एक रैली हो चुकी है, और आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत टॉप आउट हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 1000 जो 11 है, करीब 990 से 980 के करीब आ सकता है, तो वहां से एक बार बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वापस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाई के लिए। एक डिप आती है अगर अराउंड 980 से 985, तो वहां पे नई लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। कॉटन सीड में वापस से तेजी दिख रही है और इनके पास पोजीशन भी है कॉटन सीड केक की प्रशांत की। क्या करना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में, भाविक जी? देखिए, कॉटन में भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके तेजी होगी, और आई थिंक कॉटन ऑयलसीड केक जो है वो भी थोड़ा कैचअप करेगा, तो उनको जो लॉन्ग पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। पहले भी हमने देखा है नवंबर में 2880 के करीब, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 2850 का एक टारगेट इमीडिएट बन रहा है, तो 2850 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्वारगम में क्या करना चाहिए जिगर? प्रशांत को ग्वारगम की पोजीशन है इनके पास, शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है, क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है कि यहां से और वीकनेस दिख रही है ग्वारगम में? सी ग्वारगम में ओवरऑल एक रेंज बाउंड टू लोअर का या साइडवेज टू लोअर का एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार ये 12,450 500 का रेंज अगर ब्रेक होता है निचले स्तरों
में, तो वहां से और करेक्शन बढ़ सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 13,050 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं ग्वार सेट में, और ग्वार गम में, माफ कीजिए। और कॉटन सीड ऑयल के जिगर क्या व्यू है? जबरदस्त तेजी आज देखिए 6% का ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ 3000 के ऊपर। कॉटन केक में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम है, अपसाइड है, और एक आध टका ऊपर का मोमेंटम रह सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक रेजिस्टेंस फेस होगा। तो यस, आने वाले 1-2 दिनों में शायद हो सकता है कि 1% के लिए अभी भी तेजी है, बट लिमिटेड अपसाइड रहेगी। शुक्रिया जिगर आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा ईवी स्पेशल। 2023 में क्या ईवी का रहेगा जलवा, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।